हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज हमारा जो मिशन सीडीएस नाम से हमने कोर्स लॉन्च किया था, उसकी ये साइंस के लिए पहली वीडियो है। श्री गणेशाय नमः वाली फ़ोटो लगा रखी है मैंने ये सेरेमोनियल स्टार्ट के लिए। हालांकि इंग्लिश वगैरह हम बहुत पहले से कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो, जो कि है क्लास 9th का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारी दुनिया में अगर मैं बात करूं, हमारी दुनिया सिर्फ दो चीज़ों से बनी है। एक तो या तो वो मैटर होगा या फिर वो एनर्जी होगी। मैटर होता क्या है? तो मैटर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज़ सम मास इज कॉल्ड अ मैटर। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए जैसे कि मेरा ये मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में कुछ मास है, वजन है। ओके, हालांकि साइंस में मास और वजन दो अलग अलग चीज़ें हैं, मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन हम लोग ये सेम लेके चलेंगे अभी जब तक हम फिजिक्स में नहीं आ रहे। तो मास और स्पेस घेरता है। जैसे कि मैंने मोबाइल कहीं पे अगर रख दिया है, तो जिस जगह पर, जितनी जगह पर मोबाइल रखा है, मैं ठीक उसी जगह पर कोई और चीज़ रख ही नहीं सकता। मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ, अगल बगल रख सकता हूँ, लेकिन ठीक उसी जगह पर जहाँ पर मोबाइल रखा है इम्पॉसिबल है रखना। ठीक है, तो बताओ भाई कि क्या लाइट एक मैटर है? ठीक है, बताओ, क्योंकि लाइट स्पेस तो घेरती है। बताओ भाई, मैटर है कि नहीं है? वो मैटर नहीं है क्योंकि लाइट स्पेस तो घेरती है। लेकिन आप सोचो कि उसमें कुछ भी मास नहीं होता है। अच्छा, इसी तरह से बताओ, एयर मैटर होता है कि नहीं है? ओके, सोचो इसके बारे में और फिर इसका कमेंट में जवाब देना अगर आपको आता है। फिर कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग मैटर का ही बना होता है। जैसे प्यारा सा क्यूटी दिख रहा है, ये भी मैटर ही है, और ये भी मैटर ही है, गाड़ी। ओके, मैटर टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है, जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये मेटल का एक बॉक्स है, तो ये ना बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से। हालांकि ये जो मैंने पिक्चर ली है, इसमें कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं छोटे से बॉक्स में, जो कि हमारे हाथ में आ जाए। ठीक है, हमारी हथेली पर आ जाए। तो ये कुछ ऐसा इसका अरेंजमेंट है। ये देखो, ये भी क्यूब शेप में है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका भी अरेंजमेंट क्यूब शेप में ही है। और ये बीच में आपको ये दिख रही है, ये लाइनिंग सी, ये लाइनिंग सी, ये एक्चुअली में एक इमेजिनरी फोर्स दिखाता है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये अपने अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है। जैसे कि ये इसको खींचना चाहता है, ये इसको भी खींचना चाहता है, इसको भी खींचना चाहता है। ठीक है, मतलब हर कोई को ये खींचना, जो भी अगल बगल मॉलिक्यूल है सबको वो खींचना चाहता है। तो अच्छा हाँ, इस फोर्स का नाम बता देता हूँ। ये जो फोर्स है इसका नाम है वॉन डर वाल्स फोर्स। वॉन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो उसके लिए। फिर ये मॉलिक्यूल देख रहे हो, हमने देखा कि कोई भी चीज़ बनी है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है, जो कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा उन मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि सपोज करो कि कोई एक चीज़ है, पिरामिड लेते हैं, पिरामिड ऐसा होता है। ठीक है, तो पिरामिड के मॉलिक्यूल्स का भी अरेंजमेंट ऐसा ही होगा। हालांकि मैं यहाँ पे ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन समझ लेना कि कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट होगा उसमें। ओके, मॉलिक्यूल्स की बात हो गई। अब मॉलिक्यूल्स को भी अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो उनमें होते हैं बहुत सारे एटम्स। तो एटम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे अच्छे से। ठीक है, कि ये एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, ये किन बाहर साइड ऑर्बिट होती है, जहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के। तो हमने ये चीज़ जान ली है कि कोई भी मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम से मिलकर के बना होता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। ठीक है, तो ये
पार्टिकल्स छोटे कितने छोटे होते हैं, जो ये पार्टिकल्स हैं जिनको मैं मॉलिक्यूल्स कह रहा हूँ, तो आमतौर पे ये 1 नैनोमीटर्स के होते हैं। 1 नैनोमीटर्स यानी कि कितने, 10⁻⁻9 मीटर। इसको अगर एग्जांपल में मैं रियलिटी में बताना चाहूँ तो आप 1 मीटर की कोई लेंथ लो, ठीक है, 1 मीटर की कोई लेंथ लो, इसके 10⁻9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने टुकड़े करो, इतने बराबर टुकड़े करो और उनमें से एक हिस्सा ले लेना। उतने छोटे होते हैं आमतौर पे ये पार्टिकल्स। तो आप सपोज कर सकते हो कि मैं तो भाई जीरो गिन भी नहीं रहा कितने ज़्यादा ही है, ठीक है, तो उतने छोटे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार हर एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है सेम साइज़ का हो। किसी किसी चीज़ के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, किसी किसी चीज़ के मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप उनको आंखों से देख सकते हैं, तब भी वो बहुत ही छोटे होते हैं। ये 10⁻8 टू 10⁻10 मीटर्स के बीच में होते हैं आमतौर पर। एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 0.27 नैनोमीटर्स के आसपास का होता है, जबकि एक कार्बन एटम, ये मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें कि ये सपोज करो कि एक ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो ऐसा होता है वाटर मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये 0.27 नैनोमीटर्स होता है लगभग, और जबकि जो कार्बन एटम है वो 0.34 नैनोमीटर्स है। डीएनए जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है या फिर किसी भी बॉडी में पाया जाता है वो लगभग 2 नैनोमीटर्स के आसपास होता है, लेकिन इसको खींच करके कुछ मीटर्स तक लेके जाया जा सकता है। खींच करके नहीं, मतलब ऑलरेडी ये लंबा रहता है इतना ज़्यादा कभी कभी। नैनोमीटर्स और एंगस्ट्रॉम्स मीट्रिक यूनिट्स हैं यूज टू मेजर मॉलिक्यूल्स। मीट्रिक यूनिट्स क्या होती हैं भाई, किसी भी चीज़ को नापने के लिए आपको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप दूध लेते हो तो लीटर्स में नापते हो, है ना, तो लीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई। लेंथ नापते हो तो वो आप मीटर में नापते हो, ठीक है। वजन नापते हो तो आप केजी में नापते हो, किलोग्राम्स में। तो ये सब कहलाती हैं यूनिट्स, और यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे कि लेंथ को नापने के लिए ही मैं फुट का यूज़ कर सकता हूँ, मैं मीटर का यूज़ कर सकता हूँ, मैं किलोमीटर का यूज़ कर सकता हूँ। किलोमीटर नहीं तो छोड़ो, ये माइल्स का भी आपने सुना होगा। अमेरिका वगैरह में माइल्स पर आवर की स्पीड देखते हैं, हमारे यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड देखते हैं, ठीक है। तो मीट्रिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि हम मीटर बेसिस लेंथ यूनिट लेते हैं, MKS सिस्टम जिसको कहते हैं, या फिर SI सिस्टम भी कहते हैं। MKS या फिर SI सिस्टम। MKS यानी कि मीटर्स, किलोग्राम और सेकेंड मेन यूनिट्स ही हैं, बाकी आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। और ये जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, ये नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते हैं। फिर अगली बात है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, या फिर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में स्पेस है ना कुछ, तो इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल रहा, ये एक मॉलिक्यूल रहा, और इसको जूम करके देखो तो बहुत सारे एटम्स भरे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। अब बहुत सारा स्पेस का मतलब हर बार सेम नहीं होता है, अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग स्पेस होता है। जैसे कि आप सपोज करो ये किसी एक अलग पर्टिकुलर, सपोज करो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैंने वहाँ पे शुगर मिलाई तो शुगर के मॉलिक्यूल्स बीच बीच में बैठ जाते हैं, ओके, और ये स्पेस को कम कर लेते हैं। इसी वजह से हमको जो शरबत होता है वो पानी के मुकाबले गाढ़ा लगने लगता है, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ आएँ, कम से कम चीज़ें याद रखनी पड़े, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं याद करने को दे रहा हूँ तो भाई पूरी जान लगा के रटना उसको, ठीक। और इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जैसे कि सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गिलास लिया, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और मैंने इसमें कुछ मिला दिया। सपोज करो मैंने नमक ही मिला दिया, ठीक है, नमक मिला दिया मैंने इसमें। अब नमक मिला दिया तो कुछ देर बाद क्या होगा, नमक अपने आप ही घुल जाएगा, भले ही उसको समय लगे, दिन भर का समय लग जाए, लेकिन वो घुल जाएगा। ये क्यों होता है, ये डिफ्यूज़न की वजह से होता है। और ध्यान दो, आपने उसको नमक को हिलाया नहीं है, ठीक है, बगैर कुछ एनर्जी लगाए ही वो अपने आप ही यहाँ पे मिक्स हो गया, अपने आप इंटरमिक्सिंग हो गई, यहाँ पे बीच बीच में सेटल हो गए। जो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बैठ गए।
तो ये चीज़ कहलाती है डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न सॉलिड्स का भी होता है, लिक्विड्स का भी होता है, गैसेस का भी होता है, सबका होता है। ओके, लेकिन अलग अलग रेट से होता है। और हाँ, सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ये एक मॉलिक्यूल है जैसे कि, और दूसरा मॉलिक्यूल मैं शक्कर का ले लेता हूँ। तो शक्कर को आपने वहाँ पर सीरा बनते हुए देखा है कढ़ाई में। आमतौर पे अगर आप शक्कर को डालोगे पानी में तो घुलती तो है, लेकिन अगर आप गर्म करके उसको डालोगे तो और तेज़ी से घुलती है। यानी कि अगर आप ये हीट करने लगो उस सब्सटेंस को, तो यहाँ पर ये जो डिफ्यूज़न का रेट है वो बढ़ जाता है, याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें होती है काइनेटिक एनर्जी, और हीट देते ही इनमें और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो ये और तेज़ी से भागते हैं दूसरी तरफ कि मैं सेटल हो जाऊँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये पार्टिकल है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस ये लगातार इधर उधर जाने की भी कोशिश करता है कि मैं कहीं निकल जाऊं। लेकिन दिक्कत क्या पड़ती है, ये जो वॉन्डर वॉल्स फोर्स है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, ये इसको जाने ही नहीं देता है जब तक कि इसको इतनी एनर्जी ना मिल जाए कि ये इस बॉन्ड को तोड़ दे। ठीक, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हीट दे करके या किसी तरह की एनर्जी दे करके इसको यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, स्पेस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि भाई आप सोचो कि ये स्पेस है इनके बीच में, मैंने क्या किया, इन सबको किसी एक कंटेनर में बंद किया। ठीक है, कंटेनर में बंद किया, और यहाँ पे कुछ प्रेशर बनाने के लिए मैंने एक पिस्टन जैसा सिस्टम लगा लिया। यहाँ पे आगे एग्जांपल होगा, बता देता हूँ। ये रहा। तो सपोज करो यहाँ पे गैस है, तो गैस के भाई मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे इसको पिस्टन को नीचे साइड दबाना शुरू किया। ये भाई देख रहे हो गैस के बीच में ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कितनी दूर दूर हैं, लेकिन जब मैं इसको दबाऊंगा ना तो ये दब जाएगी। और मैंने यहाँ पे रबर कॉर्क लगा रखी, इसको बंद कर दिया आगे मुँह से सिरिंज को, तो ये दब जाएगी और ये नीचे आ जाएगा सिरिंज। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतना दूर दूर ना हो करके बहुत ही पास पास आ जाएंगे। ठीक है, बहुत पास पास आ जाएंगे। ये इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है प्रेशर की वजह से। तो जो स्पेस है इन दोनों के बीच का, इन दो या फिर किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का, उसको चेंज किया जा सकता है। जो मूवमेंट है उसको भी चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, लगातार। इसको वांडर वॉल्स फोर्स कहते हैं, ये जो फोर्स होता है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स है आमतौर पे वीक फोर्सेस की कैटेगरी में रखा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है। तो और ये जो इसकी स्ट्रेंथ है या फिर जो वीकनेस है, ये भी सब्सटेंस टू सब्सटेंस वैरी करती है। अभी जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने ये पिक्चर ली है, उसमें एग्जांपल दिया हुआ था कि ये कुछ औरतें हैं, लेडीज़ हैं, जिन्होंने एक दूसरे को पीछे से कमर से पकड़ रखा है। अब इनकी लाइन को आप तोड़ने की कोशिश करो, मुश्किल होगा। कुछ लोगों ने एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ रखे कि ये एक हाथ है, ये एक हाथ है, फिर ये एक लेडी है, फिर ये एक हाथ है, फिर ये एक हाथ है, फिर ये एक लेडी है। तो इस लाइन को तोड़ना कंपैरेटिवली आसान रहेगा, और उससे भी आसान रहेगा कि अगर ये एक लेडी है, इसने उंगली दूसरे की उंगली में टच बस करा रखी है, तो इस लाइन को तोड़ना तो और भी ज़्यादा आसान होगा। तो इसी तरह का एग्जाम्पल है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं इनके बीच में स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है और होती ही है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस एंड अट्रैक्शन को, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसने यहाँ पे हमको एक आयरन नेल इमेजिन करनी है, जो लोहे की कील होती है उसको इमेजिन करना है, एक चौक का टुकड़ा इमेजिन करना है, एक रबर बैंड इमेजिन करना है। अब इनको अगर मैं हथौड़े से तोड़ूंगा, ठीक है, काटूंगा या फिर खींचूंगा, तो क्या हमको दिखता है कि भाई आयरन नेल को अगर मैं हथौड़े से मारता हूँ तो क्या होगा, ये थोड़ा सा दब जाएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये शैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा चौक। और रबर बैंड को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। कट करके देखो
तब भी यहाँ पे कुछ चीज़ें कट जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं कटेंगी, कुछ चीज़ें बहुत देर में कटेंगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो ये जो फोर्स था, वान डेर वाल्स फोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। वो टूटा क्यों जल्दी? क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स बहुत ही कमज़ोर था। जब हमने चौक पे हथौड़ा मारा तो बहुत जल्दी टूट गया, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स बहुत ही कमज़ोर था। तो इसीलिए जो भुरभुरी चीज़ें होती हैं वो आसानी से टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत ही कमज़ोर है। तो फिर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो सॉलिड होता है आमतौर पे, वैसे 3 ही होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। होते तो अभी तो 6 हो गए यार, छठवां भी है एक, कोई तो कंडेंसेट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लॉन्च कर दिया है एक नया उन्होंने, साइंटिस्ट ने। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड में जितनी भी चीज़ें, जैसे कि ये टेबल जिस पर मैं बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो सॉलिड है। लिक्विड, पानी पी रहा हूँ, वो लिक्विड है। गैस, एयर वगैरह सब गैस है, ठीक है। और जो ये स्मोक आ रहा है ना, तो ये गैस और सॉलिड्स का मिक्सचर है वैसे, ठीक है। स्मोक में दोनों चीज़ें होती हैं। चौथी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वीं स्टेट है प्लाज्मा। इनके बारे में लास्ट में बताऊंगा मैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सभी के सभी सब्सटेंस जिनका एक डेफिनेट शेप है, शेप यानी कि डिज़ाइन है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, यानी कि उनकी, जैसे कि ये सपोज करो ये वाला जो ब्लॉक है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है ना, इसको नहीं चेंज किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली चेंज नहीं करता है, चेंज तो किया जा सकता है वैसे नॉर्मली, लेकिन चेंज नहीं करता है। इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है कि ये यहाँ पर अगर ख़त्म होता है तो हर बार इतने पर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि फैल करके थोड़ा सा और चौड़ा हो गया अपने आप, ऐसा नहीं होता है। और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम यानी कि इतनी ही जगह घेरेगा, तुम चाहे इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, चाहे यूरोप ले जाओ, चाहे अफ्रीका ले जाओ, चाहे चंद्रमा में ले जाओ, फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ये इतना ही रहेगा। वॉल्यूम यहाँ पे इसका इतना ही रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है यहाँ पे इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इनको, अगर इनके बीच का फोर्स हमको तोड़ना है तो हमको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे कि इस आयरन ब्लॉक को या फिर मेटल ब्लॉक को मुझे अगर पीट करके चपटा करना है तो मुझे ज़्यादा ताकत लगेगी, है ना। क्यों? क्योंकि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। और तो और इनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्रेस करना। आपने कपड़े देखे, कपड़े भरे कभी बैग में? ये बैग है जैसे सपोज करो, ओके, ये बैग है, आप कपड़े भर रहे हैं, एक टाइम पे आकर के भर गया, तो आपने क्या किया? अपने हाथ से इसको नीचे साइड दबाया, 2-4 कपड़े और ठूंस दिए, तो आपने क्या किया? बैग को कंप्रेस कर दिया, ठीक है। वो जो जगह ले रहे थे उस जगह को और कम कर दिया और थोड़ी सी एक्स्ट्रा खाली जगह बना लिया आपने, तो ये क्या है? कंप्रेशन कर दिया आपने। जैसे कि हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में गैस को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो सॉलिड्स को कंप्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हो जाते हैं, ठीक है, सॉलिड्स कंप्रेस हो जाते हैं। अच्छा हाँ, कंप्रेस होने का मतलब समझते हो? कंप्रेस होने का मतलब है कि वो वॉल्यूम कम घेरें, ठीक है। जैसे कि ये मेटल का टुकड़ा है, इसको अगर मैं दबाऊंगा किसी चीज़ से, ऐसे मान लो ये प्लेट है, यहाँ पे कुछ तो है, मैं इसको नीचे साइड दबा रहा हूँ तो ये चपटा हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम इसका फिर भी उतना ही रहेगा, कंप्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है। कंप्रेस होना और चपटा होना अलग चीज़ें हैं, शेप चेंज करना। तो सॉलिड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप बनाए रखते हैं, ओके, जब तक कि वो आउटसाइड फोर्स ना उन पे लगे। सॉलिड्स बहुत ज़्यादा फोर्स के अंडर में टूट सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका शेप चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक, ऐसा हर बार जरूरी नहीं, जैसे पेपर वगैरह उनका शेप चेंज हो जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं कि सॉलिड्स कैसे हैं? रिजिड हैं। कैसे हैं? रिजिड। क्यों? क्योंकि इनका शेप चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको खुद से करना है दिमाग में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है इनका आंसर तो भाई कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा।
ये तीनों क्वेश्चन है, कोशिश करनी इनको आंसर करने की, जब अभी तक आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन उनका फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है। वो जितनी जगह लेते हैं हर बार उतनी ही जगह लेंगे। वॉल्यूम का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे कि एक क्यूबॉइडल फॉर्म में है कोई चीज़ तो LBH होता है, ठीक है। इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम, मतलब कि कितनी जगह घेर रहा है वो, ठीक है, कितनी हाइट में, कितनी लेंथ में, कितनी ब्रेड्थ में, ठीक है। शेप इनका फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे कि ये चाय है, जैसे कि चाय को मैंने कप में डाला, कप के शेप की हो गई, ओके। मैंने प्लेट में डाला, प्लेट के शेप की हो गई। तो इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड्स फ्लो करते हैं और अपना शेप चेंज करते हैं, तो इसलिए उनको रिजिड नहीं बल्कि फ्लूइड कहा जाता है। फ्लूइड इज समथिंग दैट फ्लोज, ओके। और ये फ्लूइड में लिक्विड भी आता है, और गैसेस भी आती हैं, ओके। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों ही लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। अब गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, वो पानी में घुल जाती है। सपोज करो ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, इसमें मछली है एक। मछली मैं बहुत अच्छी नहीं बना पा रहा, ठीक है, मजाक मत उड़ाना। ये मछली है, इसको चाहिए है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पानी में थोड़े होती है भाई, वो पानी में कहाँ से आती है, एयर से आती है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स हो जाती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, इनके बीच में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बीच में घुस जाते हैं, और ये उन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल्स को ले लेती है साथ में, जिसमें कि ऑक्सीजन भी मिली हुई है, डिफ्यूज़ हो रखी है, और फिर ऑक्सीजन का यूज़ कर लेती हैं ये मछलियाँ। तो दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस तालाब में या फिर जो भी ये जो मरीन बॉडीज़ हैं उनमें प्लांट्स भी होते हैं, तो वो प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और फिर वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और इस तरह से एक सस्टेनेबल सिस्टम बना रहता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करें अगर, तो गैसेस बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ होती हैं, लिक्विड्स उससे धीरे डिफ्यूज़ होते हैं, सॉलिड्स सबसे धीरे डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात की थी कि हीट करने पर उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ जाता है। जैसे कि एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अगर आप स्मेल करोगे तो मोमबत्ती स्मेल करती है बगैर जलाए भी, और एक में मोमबत्ती जो कि जली हुई है वो भी स्मेल करती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसको अगर आपको स्मेल करना है, इसकी स्मेल लेनी, तो इसके बहुत पास जाना होगा, और जबकि ये जलती हुई मोमबत्ती, ये बहुत दूर से ही इसको स्मेल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अरोमा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में मिक्स हो जा रहे हैं, और उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है हीट की वजह से, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स आगे 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 मूव करते जाते हैं, जब तक कि इनकी एनर्जी बहुत ही लो नहीं हो जाती है कि आगे अब नहीं जा पाएंगे। फिर गैस की बात करते हैं, तो गैसेस बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यहाँ पे हमने गैस को ही यहाँ पे कंप्रेस किया था। अब यहाँ पे गैस की बजाय आप सोचो कि मैंने यहाँ पे इस सिरिंज को आगे से बंद कर दिया है और मैंने यहाँ पे पानी भर दिया है, इसको कंप्रेस करके दिखा दो, भाई कंप्रेस होगा ही नहीं, ठीक है। इसी चीज़ का हम कई जगहों पर मुझे लगता है लिफ्ट्स वगैरह का जो पहले सिस्टम होता था उसमें यही किया जाता कि यहाँ पे पानी भर देते थे, इसको हम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर देते थे। ये मुझे लगता है 7th 8th में है ये वाला एक एक्सपेरिमेंट, और यहाँ से हमने एक प्रेशर बनाने वाला सिस्टम शुरू किया। तो पानी यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है, जैसे कि पानी यहाँ पे भरा हुआ है और ये लिफ्ट है, मान लो यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है। तो इसको जब हम कंप्रेस करते थे तो इस कंप्रेशन की वजह से ये वाटर ऊपर उठता था और इस लिफ्ट को भी ऊपर उठा देता था, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे वाटर कंप्रेस नहीं हो रहा है, कंप्रेस तब होता जब यहाँ पे ये वाटर की स्पेस ही कम हो जाती, वाटर स्पेस ही कम लेने लगता है। लेकिन वाटर को जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस तो चाहिए ही चाहिए है, ये भले ही अपनी जगह चेंज कर ले, कम नहीं करेगा। गैस के लिए यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, गैस अच्छा खासा कंप्रेस हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे कि एक ट्रक है, ठीक है, ये सपोज करो ये ट्रक है, ये कुछ तो है, ठीक है, ये ट्रक है, यहाँ पे आ रही है LPG, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है इसमें कितनी आ जाएगी?
तुम अगर इसमें 1 लीटर गैस भी भरोगे ना, वो भी पूरे में समा जाएगी। तुम इसमें 100 लीटर गैस भी भरोगे, वो भी पूरे में समा जाएगी। इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो गैस को, कोई दिक्कत नहीं है उसको, सारी जगह कम पड़ जाएगी तुम जितनी जगह दे दोगे। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस हो जाती है, वो अच्छा खासा जगह घेर लेती है। और यहाँ पे अच्छा खासा जगह कैसे घेरती है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं भाई, बहुत दूर दूर होते हैं। और तो और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सबसे वीक होता है, सबसे मजबूत होता है सॉलिड्स में, फिर उससे कम होता है लिक्विड्स में, फिर उस सबसे कम गैसेस में होता है। ओके, तो गैसेस का ये कुछ ऐसा सीन होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड, हाँ जब हम किचन में फूड बना रहे होते हैं तो उसकी भी महक हमको आती है ना दूसरे कमरे से ही। कैसे आती है? क्योंकि वो डिफ्यूज़न हो रहा है, अरोमा के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स होते रहते हैं, और फिर इसके बाद कुछ सेकंड्स में हमारे दिमाग तक वो स्मेल पहुंच जाती है। अब हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं मूव करते रहते हैं लगातार, ऐसे 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 ऐसे। तो सॉलिड्स के केस में ऐसे हो सकता है कि ऐसे ऐसे ही मूव करें, लिक्विड्स के केस में ऐसे ऐसे मूव करें, हो सकता है, ठीक है। और गैसेस के केस में तो भाई ये ऐसे 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 नाचते हैं, इनको बस थोड़ा सा जो है सपोर्ट चाहिए और ये छूट के निकल लिए, एक्चुअली छूट के निकल ही लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से फैल जाते हैं। तुमने देखा होगा कि एलपीजी गैस सिलेंडर अगर आप ऑन करके रख दो तो किचन भर में फैल जाएगा, थोड़ी देर बाद घर भर में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, फोर्स बहुत ही कम है यार, वो अपने आप ही टूट जाता है ये फोर्स अपने आप ही, और निकल लेते हैं सारे मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी डायरेक्शन में, ठीक। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सपोज करो कि ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और मैंने इसको ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, या फिर वही एलपीजी सिलेंडर ही इसको मान लो। तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल सब के सब बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो वॉल है कंटेनर की, इस पर प्रेशर डालते हैं, ओके। ये चीज़ भी याद रखनी है। तो ये तो एग्जांपल मैंने बता ही दिया है। सॉलिड्स का देखो, सॉलिड्स का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो ऐसा होता है, देखो कितनी क्लोजली पैक्ड है ये सॉलिड्स के केस में, ठीक है। क्लोजली पैक्ड है, क्यों? क्योंकि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी वजह से क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाता है? बहुत बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और इसके अगर आपको पार्टिकल्स का जो फोर्स है, वान डेर वाल्स फोर्स है, उसको अगर तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको। अब इस चीज़ को अगर मुझे काटना है तो मुझे जितना ये वान डेर वाल्स फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा ही फोर्स लगा करके इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक। लिक्विड्स की केस में बात करूँ तो लिक्विड्स का ये देखो, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच कंपेरेटिवली ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स देखो अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहते हैं। जो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कंपेरेटिवली वीक है, ओके। और हाँ, एक और इंग्लिश का रूल बताता हूँ, कंपेरेटिवली वीकर नहीं, कंपेरेटिवली वीक, क्योंकि कंपेरेटिवली ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। अब इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है तो आराम से अपना शेप चेंज कर लेते हैं, ये लुढ़क करके ज़मीन में फैल जाएगा, तो भाई ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पानी इतने में आ जाएगा, ये पानी इस गिलास में भी आ जाएगा। और गैसेस के केस में तो क्या ही बात करें, गैस अगर इतनी है तो ये भाई इतने बड़े कमरे में भी हम आ जाएगी, क्या कहें, समा जाएगी। गैस का देखो, गैस के मॉलिक्यूल्स कितनी दूर दूर हैं भाई, और गैस के पार्टिकल्स को देखो किस तरह से वाइब्रेट करते हुए दिखाया गया है कि ये बहुत दूर दूर यहाँ पे होते हैं एक दूसरे से, और इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है, और एक दूसरे से दूर भागने के लिए हमेशा तैयार, अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर, ओके। अब यहाँ पे हमको याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। ज़्यादातर चीज़ें आपको याद होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये वाला जो स्लाइड है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस तरह की जितने भी याद रखने वाली स्लाइड्स हैं वहीं ग्रुप में भेज दिया करूँगा। तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर, या फिर इसी को
लीटर भी कह देते हैं वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1 लीटर यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे 1 लीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है। मैथ्स में भी आपको काम देगा। हालांकि ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं ये चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद करें। मैटर टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है जिनमें कि एटम्स सबसे छोटे होते हैं, उनसे बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स, और उनसे बड़े होता है फिर इन सब से मिलकर के बना होता है मैटर। एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इसको याद रख लेना, हालांकि याद हो गया होगा। स्पेस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाँ ध्यान देना, ऑन देयर ओन, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना कि हम यहाँ पे एक यहाँ पे नहीं बनाता कि आपने एक गिलास लिया, यहाँ पे बना तो है गिलास, ये गिलास, ठीक है, इसमें मैंने शक्कर डाल दी, तो शक्कर अपने आप भी घुल जाएगी, या फिर आप चाहो तो इसको चम्मच से हिला भी सकते हो। तो चम्मच से हिलाओगे तो आप एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी इसमें दे रहे हो, ठीक है। वो डिफ्यूज़न नहीं कहलाएगा। जब ये अपने आप ही यहाँ पे पड़ी हुई है ये शक्कर अपने आप ही घुल जाए तो वो कहलाएगा डिफ्यूज़न, कि ये शक्कर इसमें डिफ्यूज़ हो गई, ठीक। अब जैसे बलून के केस में होता है, बलून कुछ दिन बाद वो, जैसे आपने फुला के रख लिया, 2 दिन बाद कैसा हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एयर है, बलून के जो अंदर एयर है, वो डिफ्यूज़ होकर के बाहर की ओर निकल आती है, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस पाती है बलून के बीच से और निकल आती बाहर। रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा गैसेज में होता है, फिर लिक्विड्स में होता है, फिर सबसे कम सॉलिड्स में होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये वाली स्लाइड मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, और ये चीज़ अच्छे से रट लो भाई। मैं रटने के लिए तुम्हें ज़्यादा चीज़ नहीं दूंगा, लेकिन जितनी दूंगा उसको दिल से रट लेना कि कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, टाटा।